बीएससी पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स के बच्चों, आज मैं जो पेपर थर्ड है बीएससी पार्ट थर्ड का वो है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। यह मैं शुरू करने जा रही हूँ। तो ऑप्टिमाइजेशन मीन्स मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना। इन इंडस्ट्री या उद्योग के अंदर आवर ऑब्जेक्टिव मतलब हमारा उद्देश्य क्या होता है, इज टू मिनिमाइज प्रोडक्शन कोस्ट and maximize profit subject to condition availability of limited raw materials, machinery and workers. In optimization techniques we learn, हम सीखते हैं, we learn how to maximize production cost and minimize how to minimize production cost. प्रोडक्शन कोस्ट को हम मिनिमाइज करते हैं एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड रॉ मटेरियल्स, मशीनरी एंड वर्कर्स। हैंस द प्रॉब्लम विच सीक टू ऑप्टिमाइज, ब्रैकेट में हमने लिखा ऑप्टिमाइज का मतलब होता है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज अ फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ वेरिएबल्स सब्जेक्ट टू सर्टेन कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट मतलब प्रतिबंध, कुछ प्रतिबंधों के अंतर्गत कार्य करते हुए उद्योग को लागत को कम रखना होता है और प्रॉफिट को अधिकतम प्राप्त करना होता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक से, और इस तरह की प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहते हैं। इन लीनियर प्रोग्रामिंग वी कन्वर्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन को एंड कॉन्स्टेंट्स को इनटू मैथमेटिकल फंक्शन विच आर इन जनरल लीनियर इन नेचर की होती है। जो इक्वेशन होती है वो लीनियर होती है। और हमारे थर्ड ईयर पार्ट जो बीएससी पार्ट थर्ड का जो कोर्स है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, हम लीनियर प्रोग्रामिंग ही पढ़ते हैं। इसका मतलब जो गवर्निंग इक्वेशंस हैं वो सब लीनियर इन नेचर की होती हैं। उनका जो नेचर है वो गवर्निंग इक्वेशंस सभी लीनियर होती हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी लीनियर इक्वेशन ही होती है। नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपके कोर्स में नहीं है, बीएससी पार्ट थर्ड के कोर्स में नहीं है। ऊपर जो हमने थ्योरी पढ़ी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स या ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स क्या होती हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स क्या होती है, उसको और हम अच्छी तरीके से एक एग्जांपल लेकर के समझ सकते हैं। अ फर्म कैन प्रोड्यूस 3 टाइप्स ऑफ clothes, say C1, C2 and C3. 3 kinds of wools are required for it. Say red wool, green wool and blue wool. कहने का मतलब है एक फॉर्म है 3 टाइप का क्लोथ वो बना सकता है, C1, C2, C3। और C1, C2, C3 क्लोथ को तैयार करने के लिए 3 टाइप की वूल की आवश्यकता होती है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। अब किस तरह की आवश्यकता होती है वो बता रहा है कि 1 यूनिट लेंथ ऑफ क्लोथ C1 needs 2 meter of red wool and 3 meter of blue wool. 1 unit of cloth C2 needs 3 meter of red wool and 2 meter of green wool and 2 meters of blue wool. And 1 unit of cloth C3 needs 5 meter of green wool and 4 meter of blue wool. The firm has only a stock of 60 meter of red wool, 20 meter of just a minute green wool and 30 meters of blue wool. It is assumed that the income obtained from 1 unit length of cloth C1 is ₹6 and of cloth C2 is ₹10 and of cloth C3 is ₹8. Determine how the firm should use the available material so as to maximize the income from the finished cloth. तो यह प्रॉब्लम है, इसको दोबारा मैं ब्रीफली समझा देती हूँ।
यह प्रॉब्लम क्या है कि अब दोबारा देखिए कि एक फर्म है वो 3 टाइप का क्लॉथ प्रोड्यूस कर सकती है, जो है वो है C1, C2, C3। C1, C2, C3 क्लॉथ को प्रोड्यूस करने के लिए 3 टाइप की वूल की आवश्यकता है। वो मान लीजिए वो उसका बताया गया है कि रेड, ब्लू और ग्रीन। 1 यूनिट लेंथ ऑफ क्लॉथ C1 रिक्वायर्स कितना? 2 मीटर ऑफ रेड वूल एंड 3 मीटर्स ऑफ ब्लू वूल। 1 यूनिट लेंथ ऑफ क्लॉथ C1 का मतलब यूनिट जो है, जनरली हम क्लॉथ को मीटर में करते हैं, तो 1 मीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ C1 नीड्स कितना? 2 मीटर और रेड वूल, 3 मीटर्स ऑफ ब्लू वूल। 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ C2 जो है 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ C2 या 1 मीटर ऑफ क्लॉथ C2 नीड्स 3 मीटर ऑफ रेड वूल, 2 मीटर्स ऑफ ग्रीन वूल एंड 2 meters of blue wool, and 1 unit of cloth C3 needs 5 meters of green wool, 4 meters of blue wool and the wool. The firm has only a firm का क्या है? फर्म के पास एक लिमिटेड स्टॉक है रेड, ब्लू, ग्रीन वूल का। वो कितना है? रेड का 16 है, 20 मीटर्स है किसका? ग्रीन वूल का ये है, और 30 मीटर्स ब्लू वूल का। और यह माना गया, इट इज अज्यूम, मतलब यह माना गया है कि दैट द इनकम ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 यूनिट लेंथ ऑफ क्लॉथ C1 इज ₹6 और 1 यूनिट लेंथ ऑफ क्लॉथ C2 से 10 रुपीज़ और 1 यूनिट क्लॉथ ऑफ C3 से ₹8 का हमें प्रॉफिट होता है। डिटरमाइन हाउ द फर्म शुड यूज़ द अवेलेबल मटेरियल। जो अवेलेबल मटेरियल है उसको किस ढंग से वो इस्तेमाल करे कि जैसे कि उसका जो इनकम है वो मैक्सिमाइज हो सके। इसको सॉल्व करने के लिए टेबल का हमने निर्माण किया। क्लॉथ C1, क्लॉथ C2, क्लॉथ C3। रेड वूल 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ C1 को रिक्वायर्ड होता है 2 मीटर, जो 2 मीटर ऑफ ये रेड वूल, 0 मीटर ऑफ ग्रीन वूल एंड 3 मीटर ऑफ ब्लू वूल। क्लॉथ C2 का 1 यूनिट लेंथ का फैब्रिक कपड़े को प्रोड्यूस करने के लिए 3 मीटर ऑफ रेड वूल, 2 मीटर ऑफ ग्रीन वूल एंड 2 मीटर ऑफ ब्लू वूल। क्लॉथ C3 का 1 यूनिट लेंथ 1 यूनिट ऑफ लेंथ फैब्रिक या क्लॉथ प्रोड्यूस करने के लिए 0 मीटर ऑफ रेड वूल, 5 मीटर ऑफ ग्रीन वूल एंड 4 मीटर ऑफ ब्लू वूल की आवश्यकता होती है। अब टोटल रेड वूल की अवेलेबिलिटी है 16 मीटर, ग्रीन वूल की टोटल अवेलेबिलिटी है 20 मीटर। हमने यहाँ लिखा टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ वूल। ब्लू वूल की है कितनी? 30 मीटर। अब हमने माना कि लेट x1, x2 एंड x3 क्वांटिटीज इन मीटर ऑफ द क्लॉथ्स ऑफ टाइप C1, C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली। मतलब C1 टाइप का क्लॉथ का प्रोडक्शन वो x1 मीटर करता है, C2 टाइप का x2 और C3 टाइप का x3 मीटर करता है। Since 1 unit of cloth C1 requires 2 meter of red wool, therefore एक यूनिट कपड़ा C1 का प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना चाहिए? 2 मीटर ऑफ रेड वूल और therefore x1 मीटर ऑफ क्लॉथ C1 के लिए कितना रिक्वायर होगा रेड वूल? 2x1। ये मैं आज इतना ही इसको कंटिन्यू करते हैं। एंड ये तो आ गया 2 मीटर 2x1 मीटर रेड वूल। 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ C2 रिक्वायर्स 3 मीटर ऑफ रेड वूल, इसलिए x2 मीटर ऑफ क्लॉथ C2 कितना होगा? 3x2 मीटर रेड वूल की आवश्यकता है। बट टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ रेड वूल इज 16, दैट इज देयरफॉर ये जो 2x1 आया हमने यहाँ लिखा 2x1 प्लस 3x2 ये 3x2 ये कितना होगा? ये जो रेड वूल की जो x1 और ये टोटल जो हमें रेड वूल की जो आवश्यकता हो रही है वो कभी भी 16 से ज़्यादा, क्योंकि टोटल हमारे पास जो अवेलेबल है रेड वूल वो 16 मीटर है। देयरफॉर इस कांस्टेंट ये इक्वेशन जो कांस्टेंट है इस पर प्रतिबंध लगेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड विल बी लेस देन इक्वल टू 16। सिमिलरली ये रेड वूल के लिए ये 30 जो है ब्लू वूल के लिए इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी।
एंड ग्रीन वूल के लिए ये इक्वेशन इस तरह से। तो ये हमारे पास इस तरह के ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हमें, ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं हमें इस तरह से ये 3 कॉन्स्टेंट्स हमें प्राप्त हुए। अब चूंकि जो क्रॉस का जो निर्माण है वो x1, x2, x3 मीटर का है, C1, C2, C3 टाइप के क्रॉस का, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए इन पर ये प्रतिबंध आएगा। x1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, x2 इज ग्रेटर इक्वल टू, x3 इज आल्सो ग्रेटर इक्वल टू 0। अब 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ C1 पर हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो x रुपीज़ का, तो x1 मीटर का क्लॉथ अगर हम प्रोड्यूस करते हैं C1 टाइप का क्लॉथ, C1 टाइप के क्लॉथ का अगर हम x1 मीटर क्लॉथ प्रोड्यूस करते हैं तो x1 मीटर पर कितना हो जाएगा, 6x1। सिमिलरली C2 क्लॉथ का x2 मीटर प्रोड्यूस करने पर 10x2 प्रॉफिट, और C3 टाइप का क्लॉथ का प्रोडक्शन अगर x3 मीटर करते हैं तो प्रॉफिट 8x3। तो इसको हमें मैक्सिमाइज करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो इस तरह से हमारी जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, ऊपर जो प्रॉब्लम की मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन वो इस तरह से हो जाएगी, मैक्सिमाइज करना है इसे, और मैक्सिमाइजेशन इसका ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है इन तीनों कॉन्स्टेंट्स के अंतर्गत। 3 तो ये है और ये नो नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन के अंतर्गत। बस आज इतना ही। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।